नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली के बिगड़े बोल, भारतीय क्षेत्रों को फिर अपना बताया, कहा इन्हें वापस लेंगे। सीमा विवाद पर 14 जनवरी को बातचीत संभव। जी हां, बता दें कि घरेलू सियासत में बुरी तरह फंसे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फिर भारत के क्षेत्रों को अपना बताया है। ओली ने कहा कि वो भारत से काला पानी, लिम्पी, यूधिरा और लिपू लेक क्षेत्र को वापस लेकर रहेंगे। उनका ये बयान इसलिए भी अहम है कि सीमा विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच विदेश मंत्री स्तर की बातचीत होने वाली है। चीन के चंगुल में फंसे नेपाली प्रधानमंत्री ने भारत को उकसाने की ये कोशिश नेशनल असेंबली में अपने संबोधन में की। ओली ने कहा कि सीमा विवाद पर बातचीत करने के लिए भारत जा रहे विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली के एजेंडे में इन तीनों क्षेत्रों को वापस लेना प्रमुख है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर ग्यावली विदेश मंत्री स्तर की 6वें नेपाल भारत संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेने के लिए 14 जनवरी को भारत आ रहे हैं। ओली ने कहा कि सुगौली समझौते के मुताबिक काला पानी, लिम्पिया धुरा और लिपू लेक महाकाली नदी के पूरब में स्थित और नेपाल का हिस्सा है। हम भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता करेंगे और हमारे विदेश मंत्री भी भारत जा रहे हैं। आज हमें हमारी जमीन वापस लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद जब भारतीय सैन्य बलों ने इन क्षेत्रों में अपना ठिकाना बनाना शुरू किया था तो नेपाली शासकों ने इन क्षेत्रों को वापस लेने की कोशिश। बता दें कि ओली ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा था कि नेपाल द्वारा इन तीनों क्षेत्रों को अपने नक्शे में दिखाए जाने के बाद भारत के साथ उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब भारत के साथ मित्रता के आधार पर बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि नेपाल अपनी जमीन हर हाल में वापस लेकर रहेगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में आज पेश हो सकता है महाभियोग प्रस्ताव, आरोपों का मसौदा तैयार। 190 डेमोक्रेट सांसदों ने किए हस्ताक्षर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिकी संसद पर समर्थकों के हमले को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की जमीन तैयार हो गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ आरोपों का मसौदा तैयार कर लिया है। इस पर 190 डेमोक्रेट सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के किसी सांसद ने अभी तक इसका समर्थन नहीं किया है। महाभियोग संबंधी प्रस्ताव सोमवार को संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में पेश किया जा सकता है। इस सदन में डेमोक्रेट बहुमत में है। बता दें कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य टेड लियू ने शनिवार रात ट्वीट के जरिए बताया कि सदन में पार्टी के सदस्य सोमवार को महाभियोग संबंधी प्रस्ताव पेश करेंगे। इस संबंध में तैयार किए गए मसौदे पर शनिवार रात तक 190 डेमोक्रेट सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए थे। इस पर अभी तक किसी रिपब्लिकन ने हस्ताक्षर नहीं किया है। डेमोक्रेट सांसदों ने मुख्य रूप से भीड़ को उकसाने के आरोप में महाभियोग की तैयारी की है। ट्रंप ने गत 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर एक वीडियो संदेश के जरिए अपने समर्थकों को संसद की ओर कूच करने को कहा था। ट्रंप ने समर्थकों के कृत्य की पहले तारीफ की थी, लेकिन बाद में हिंसा की आलोचना की। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। सुपरस्टार रजनीकांत के प्रशंसकों का प्रदर्शन, एक्टर से राजनीति में आने की मांग की। जी हां, बता दें कि दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत के कई प्रशंसकों ने रविवार को प्रदर्शन किया। इन प्रशंसकों का कहना है कि एक्टर को राजनीति में आना चाहिए। कुछ दिन पहले रजनीकांत ने राजनीति में आने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद बड़ी संख्या में एक्टर के समर्थक वेल्लुवर कोट्टम में जमा हुए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वाह थलैवा वाह यानी आओ नेता आओ के नारे लगाते हुए रजनीकांत से राजनीतिक सफर शुरू करने की रिक्वेस्ट की। रजनीकांत ने पहले अपने फैंस को यह आश्वासन दिया था कि वे राजनीति में उतरेंगे। राज्य के विभिन्न भागों से आए रजनीकांत के कई प्रशंसकों ने प्रदर्शन के दौरान एक्टर को अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान रजनीकांत की फिल्मों के कुछ चर्चित गीत भी बजाए गए। रजनीकांत ने पहले कहा था कि वो जनवरी 2021 में अपनी राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करेंगे। हालांकि पिछले साल 29 दिसंबर को उन्होंने कहा कि वो अपने स्वास्थ्य के मद्देनजर राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्हें पिछले दिनों हैदराबाद में शूटिंग के दौरान स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। एक्टर के फैसले से उनके प्रशंसक निराश हो गए और उस दिन भी कुछ लोगों ने यहां उनके आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए उनसे फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहां हुआ था। सही उत्तर देकर आप जीत सकते हैं शानदार उपहार। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
दोस्तों अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां बता दें कि महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, देवेंद्र फडणवीस, राज ठाकरे समेत कई नेताओं की सुरक्षा घटाई गई। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कई बड़े नेताओं की सुरक्षा समेत उनके काफिले की सिक्योरिटी को घटा दिया है। ये फैसला इन सभी नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा की जाने के बाद ये फैसला लिया गया है, जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एमएनएस चीफ राज ठाकरे, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, भाजपा नेता चंद्रकांत पाटिल, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड और अन्य प्रमुख विपक्षी नेताओं की सुरक्षा में कटौती की गई है, जबकि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की Z+ सुरक्षा हटा दी गई है। काफिले में बुलेट प्रूफ वाहन को भी हटाया गया है, जहां Z सुरक्षा से Y+ सुरक्षा की गई, जबकि फडणवीस की सुरक्षा Z+ से Y+ की गई है। वहीं देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस की सुरक्षा Y+ स्क्वाड से X सुरक्षा दी गई है। वहीं वरिष्ठ सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की सुरक्षा को बढ़ाते हुए Y+ स्क्वाड से Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, जबकि कांग्रेस नेता व फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। Y+ से Y+ स्क्वाड सुरक्षा मुहैया कराई गई है। वहीं कई भाजपा नेताओं की सुरक्षा में पूरी तरह कटौती भी कर दी गई है, जिसमें भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार, चंद्रकांत पाटिल, आशीष शेलार, नारायण राणे, राम कदम, राव साहेब दानवे सहित कई नेता शामिल हैं। बता दें कि सुरक्षा में कटौती के बाद विपक्ष ने राज्य सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि ये राज्य सरकार का बदले की भावना से भाजपा नेताओं की सुरक्षा हटाने का काम कर रही है। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि भाजपा नेताओं की सुरक्षा हटाने का उनकी जान को खतरा हो सकता है, उसके बावजूद ये सरकार दुस्साहस कर रही है। भाजपा नेताओं ने इनके भ्रष्टाचार की बातें देश के सामने रखी। यह इनका दर्द है कि किस किस की आवाज दबाएंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से आ रही है। कानपुर में मिला पहला बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक केस, अगले आदेश तक बंद हुआ जूलॉजिकल पार्क। जी हां, बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच देश भर में बर्ड फ्लू को लेकर डर का माहौल बना हुआ है। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में बर्ड फ्लू वायरस का पहला सबसे खतरनाक केस सामने आया है। दरअसल कानपुर जूलॉजिकल पार्क में 2 दिन पहले 4 मुर्गों की मौत हुई। जू प्रशासन ने मुर्गों को पोस्टमार्टम के लिए भोपाल रिसर्च सेंटर भेजा था। रिपोर्ट में H5 स्ट्रेन यानी बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक वायरस होने की पुष्टि हुई है। पुष्टि होने के बाद जू प्रशासन के साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। तो वहीं कानपुर प्रशासन ने जू को अगले आदेश तक बंद करके हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानपुर पहला शहर है जहां बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद कानपुर जिले के जिलाधिकारी ने शनिवार की देर रात आपात बैठक बुलाई। बैठक में एहतियातन चिड़ियाघर के बाड़ों में रखे गए सभी पक्षी को मारने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं एडीएम सिटी अतुल कुमार ने बताया कि चिड़ियाघर में मंगलवार रात 2 तोतों और 2 जंगली मुर्गों और बुधवार रात 2 कड़कनाथ मुर्गों की मौत हो गई थी। इसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने बाड़े में मौजूद 6 मुर्गों को मरवा दिया और उन्हें वैज्ञानिक तरीके से जमीन में गाड़ दिया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर किसान आंदोलन को लेकर है। बता दें कि सीएम खट्टर के करनाल पहुंचने से पहले बवाल, पुलिस से भिड़े किसान, दागने पड़े आंसू गैस के गोले। बता दें कि हरियाणा के करनाल जिले के कैमला गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की किसान महापंचायत से पहले किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। इस महापंचायत में कार्यक्रम के आयोजन से पहले ही हजारों किसान कार्यक्रम का विरोध करने कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए, जिसको देखते हुए पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले और ठंडे पानी की बौछार की। इससे वहां की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस से झड़प होने के बाद किसान आसपास के खेतों में चले गए हैं। पुलिस के द्वारा रोके जाने के बावजूद किसानों ने कार्यक्रम स्थल पर लगे मंच को भी तोड़ दिया है। इतना ही आसपास लगे बैनरों को भी फाड़ दिया गया। किसान संगठनों के इस उग्र प्रदर्शन को देखते हुए कार्यक्रम स्थल पर मौजूद भीड़ भी भाग खड़ी हुई है। इतना ही नहीं, कार्यक्रम स्थल से थोड़ी दूर पर जो हेलीपैड बनाया गया था उसे किसानों ने उसे भी उखाड़ के फेंक दिया। दोस्तों अगली बड़ी खबर बिहार से। बता दें कि बिहार की सियासत में फूटा मांझी बम, बोले एनडीए में नीतीश के खिलाफ साजिश, तेजस्वी राज्य के भविष्य। बता दें कि बिहार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने इशारों में ही सही सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला किया है।
जीतन राम मांझी ने एक तरफ इशारों में बीजेपी पर हमला बोला तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बताया। रविवार को किए गए ट्वीट की वजह से ऐसे में सवाल यह है कि उनके द्वारा 2 ट्वीट क्या बिहार में बदलते राजनीतिक समीकरण की ओर भी इशारा कर रहे हैं। मांझी ने रविवार को एक के बाद एक लगातार 2 ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि नीतीश कुमार से राजनीति में गठबंधन धर्म को निभाना सीखा जा सकता है। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने आगे लिखा कि गठबंधन में शामिल दलों के आंतरिक विरोध और साजिशों के बावजूद भी उनका सहयोग करना नीतीश कुमार की राजनीतिक महानता है। मांझी ने आगे नीतीश कुमार के इस जज्बे को सलाम किया है। राजनीतिक विशेषज्ञ मांझी के इस ट्वीट को एनडीए के अंदर खेमे बंदी के तौर पर देख रहे हैं। मांझी इसके पहले भी कह चुके हैं कि वे एनडीए में जरूर फर्क नीतीश कुमार से है। मांझी के गठबंधन में साजिश की बात वाले बयान को भी इसी अर्थ में देखा जा रहा है। वे अपने ट्वीट में हर बार नीतीश की प्रशंसा तो करते ही हैं मगर बीजेपी से एक दूरी बनाकर रखते हैं। इसके कुछ मिनटों के बाद ही उन्होंने दूसरा ट्वीट कर तेजस्वी यादव के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया। मांझी ने तेजस्वी को बिहार का भविष्य तो बताया ही, यहाँ तक कह गए कि सही वक्त पर सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने ट्वीट में कहा कि जब आप अपने दल के राजनीतिक कार्यक्रम के खरमास के बाद आरंभ कर रहे हैं तो मंत्रिपरिषद के विस्तार पर इतने क्यों उतावले हो रहे हैं। सही वक्त पर सब कुछ हो जाएगा, बस आप पॉजिटिव राजनीति कीजिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट हुआ बंद तो ट्विटर के सीईओ पर भड़की कंगना रनौत। बोली इस्लामी देशों और चीनी प्रोपेगेंडा ने आपको खरीद लिया। बता दें कि हम अमेरिका में हाल ही में ट्रंप समर्थकों ने वाशिंगटन स्थित कैपिटल यानी अमेरिका के संसद भवन में घुसकर उत्पात मचाया और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई जो बाइडेन की सरकार को चुनौती दी। इसी संदर्भ में शुक्रवार को ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से हिंसा भड़कने की संभावनाओं के चलते उनके ट्विटर अकाउंट को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। उनके ट्विटर अकाउंट को अस्थायी तौर पर बंद किए जाने को लेकर कई रिपब्लिकन नेताओं सहित आम लोगों ने विरोध जताया है और इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी पर निशाना साधा है। कंगना ने जैक डोर्सी के पुराने ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि वो उपदेश देना बंद करे। जैक डोर्सी का वो ट्वीट 5 अक्टूबर 2015 का था जिसमें उन्होंने लिखा था कि ट्विटर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए है, हम सत्ता से सत्य कहने के लिए खड़े होते हैं। कंगना ने उनके इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि नहीं, आपको इस्लामी राष्ट्रों और चीनी प्रोपेगेंडा ने पूरी तरह से खरीद लिया है। आप सिर्फ अपने फायदे के लिए खड़े होते हैं। आप जो चाहते हैं उसके लिए बेशर्मी से असहिष्णुता दिखाते हैं। आप और कुछ नहीं बल्कि अपने ही लालच के गुलाम हैं। फिर से उपदेश मत दीजिए, ये शर्मनाक है। दोस्तों अगली बड़ी खबर में जान लेते हैं मौसम का हाल। बता दें कि उत्तर भारत में शीतलहर से कड़ाके की ठंड, इन राज्यों में भारी बारिश के लिए जारी हुआ अलर्ट। बता दें कि उत्तर भारत के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में हैं। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश से रविवार को थोड़ी राहत मिली है। रविवार को मौसम साफ रहा और दिन में शीतलहर के साथ ही धूप भी रही। हालांकि शीतलहर चलने के कारण रविवार का दिन बाकी दिनों की अपेक्षा ज्यादा ठंडा रहा। वहीं भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि एक संक्षिप्त ठहराव के बाद सोमवार से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति फिर से शुरू होने की संभावना है। आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों में क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की क्षमता है। सोमवार को तमिलनाडु और केरल के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। दोनों राज्यों के लिए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत के कई हिस्सों में ठंड और बढ़ने की संभावना जताई गई है। रविवार को ओडिशा के अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।